तो ये सोलोड स्टार की सीजन 4 एपिसोड 5 की स्टोरी होने वाली है। लेकिन जरूरी बात यह है कि हम इसे नोवेल से उठाने वाले हैं। तो कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी अलग है, वीडियो क्लिप अलग है। तो जब मैं इस एपिसोड को बना रहा हूँ तब तक ऑफिशियल एपिसोड रिलीज ही नहीं हुआ है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। उससे पहले हम एपिसोड 4 की स्टोरी को एक बार रिकैप कर लेते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत हुई थी जहाँ पे बबाता ने बताया था कि शूशिन की जान जा चुकी है। इस बात से लू फंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता तुमने तो मुझसे कहा था कि वो मर नहीं सकती है। तो यहाँ पे बबाता सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि मैंने सही कहा था। तुमने शूशिन को जो पेंडेंट दिया है उससे शूशिन की लाइफ की ड्यूरेशन 1000 साल की हो चुकी है और जब तक कोई उसकी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता अब उसकी जान नहीं जाएगी। लेकिन हमारा लुओ फंग तो एकदम आग बबूला हो रखा था। वो तुरंत ही पूछता है कौन जिसने मेरी वाइफ को हाथ लगाया। फिर क्या बबाता लगा देती है फोटो उसके सामने। वो कहती है सबसे पहले है यान हाई और दूसरे नंबर पे आता है आतकिन और लास्ट बंदा है निह्यूलू, जिसमें निह्यूलू एक स्पिरिचुअल मास्टर है और उसी ने शूशिन के दिमाग को ये चोट पहुंचाई थी। फिर क्या ये सुन के लू फंग एकदम लाइटनिंग स्पीड से उड़ जाता है। इधर हम देखते हैं यान हाई को जो अपने अलग नशे में खोया हुआ था। इस समय वो एक वाइन का ग्लास लेके अंग्रेजी गाने पे डांस कर रहा था। तभी अचानक से उसके घर की एकदम लाइट चली जाती है और उसके सामने के सारे ऑब्जेक्ट्स एकदम हवा में फ्लोट करने लगे थे। ये देख के तो यान हाई की एकदम फट के चार हो गई थी और तभी एंट्री होती है हमारी लू फंग की और लू फंग को देख के तो एकदम शॉक में चला गया था। वो कहता है समखना मतलब कि कैसे पॉसिबल है कि तुम जिंदा हो सकते हो, तुम तो सबके सामने मर चुके थे। लेकिन हमारा लू फंग कहाँ सुनने वाला था। वो दे धोबी पछाड़ दे धोबी पछाड़। फिर क्या बन जाती है उस यान हाई की एकदम रेल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सारी दिमागी धोबी पछाड़ थी, क्योंकि जब उसकी डेड बॉडी की कंडीशन चेक करी जाती है तो उसकी बॉडी में कहीं भी कोई चोट नहीं थी। यानी कि यान हाई की मौत हुई है मेंटल डैमेज की वजह से। और ये खबर ट्रैवल कर रहे आतकिन के पास भी पहुंच जाती है। वो कहता है ऐसा तो एक स्पिरिचुअल मास्टर ही कर सकता है और इस समय इस दुनिया में सिर्फ एक स्पिरिचुअल मास्टर है जो कि है निहिलो, क्योंकि बाकी के लोगों को तो मैंने दफना ही दिया है और लू फंग को तो सबके सामने डेड करार दिया गया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात क्लिक करती है ये लू फंग भी हो सकता है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं निहुलो को, जिसके पास आता है आतकिन का फोन। वो कहता है हमारा लंगूटिया यार यान हाई तो टपक गया। निहुलो कहता है क्या टपक गया, वो ऐसे कैसे टपक सकता है। लेकिन यहाँ पे यान हाई की तो अलग ही फटी हुई थी। वो कहता है तुम जल्दी यहाँ से भाग लो, क्योंकि मुझे लगता है लू फंग अभी जिंदा है। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि निहुलो के सामने भी सारे ऑब्जेक्ट्स एकदम फ्लोट करना शुरू कर देते हैं और फिर से हमारा लू फंग यहाँ पे एंट्री मार लेता है। लेकिन इस बार ये निहुलो इतनी आसानी से बचने वाला नहीं था, क्योंकि इसने पर्सनली शूशिन को नुकसान पहुंचाया था। फिर क्या लू फंग निहुलो की मेंढक की तरह उछाल उछाल के पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन ये कोई मेंटल कुटाई नहीं बल्कि फिजिकल कुटाई थी। अब यहाँ पे निहुलो की इतनी ज्यादा फट चुकी थी कि वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था। वो कहता है मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। लेकिन हमारा लू फंग कहाँ सुनने वाला था और इसी तरीके से निहुलो का भी पत्ता साफ हो जाता है। जब उसकी डेड बॉडी बाहर गिरती है तो सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। दूसरी तरफ आतकिन फोन पे चिल्लाता रहता है कि तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है। जिस फोन को लू फंग उठाता है वो कहता है आतकिन अगली बारी तुम्हारी है। और ये सुन के तो आतकिन की एकदम हवा टाइट। फिर हम देखते हैं उसे चारों तरफ भागते हुए। उसके दिमाग में ये भी आइडिया आता है कि उसकी फैमिली को हॉस्टेज लिया जाए, लेकिन उसके घर का रास्ता थोड़ा सा दूर था और वो जानता था कि वो लू फंग को स्पीड में बीट नहीं कर सकता। आतकिन कहता है अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बड़े से ओपन एरिया को, जहाँ पे कई सारे मीडिया वाले खड़े हुए थे और उनके सामने आतकिन एकदम जेंटलमैन बन के एक इमोशनल स्पीच दे रहा था। वो कहता है वो योद्धा जिसने हमारी दुनिया को बचाया और जिसे अभी तक हम सब डेड समझते रहे, वो मरा नहीं है बल्कि वो वापस आ चुका है। लेकिन आतकिन को तो ऐसा लग रहा था कि अब लू फंग उसको हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि लू फंग को शायद पब्लिक में विलन नहीं बनना होगा। तभी एक स्विच की साउंड के साथ हमारा लू फंग आ जाता है, जिससे पूरा 90 डिग्री झुक के आतकिन सल्यूट करता है। लू फंग को जिंदा देख के उसके फैमिली मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा खुशी फैल जाती है। तभी हमारा ध्यान जाता है आतकिन पे, जिसने हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं पार कर दी थी। वो एक पैशन के साथ कहता है कि लू फंग मैं तुम्हारे साथ ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना चाहता हूँ। लू फंग कहता है चल लड़ना चाहता है, चल मैं बताता हूँ। फिर क्या था, जैसे आतकिन को जमीन पे 2-4 बार पटका गया उसका सारा का सारा पैशन गायब हो जाता है। लेकिन हमारा लू फंग यहाँ पे रुकने कैसे वाला था। हम देखते हैं उसे नेक्स्ट डे मोमेंट में आतकिन की हड्डियों का चूरमा बनाते हुए, मतलब कि टाटा बाय बाय। अब इसके बाद शुरू होती है हमारी नोवेल की आगे की स्टोरी। इस समय हम आतकिन की पूरी बॉडी को कोलैप्स होते हुए देखते हैं और उसके फोरहेड से तो काफी ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा था। और ये सीन देख के इस प्लाजा में सारे के सारे लोग एकदम चौंक चुके थे। साथ ही में इन लोगों के द्वारा पूरा का पूरा ये सीन कैप्चर किया जा चुका था, जो कि डायरेक्ट पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा था। और इस समय सभी के फेस पे एक शॉक्ड एक्सप्रेशन था। सभी न्यूज रिपोर्टर्स एक बार इस चीज को कंफर्म करते हैं कि आतकिन का मर्डर लू फंग नहीं किया है, जिसके बाद तो सवालों की झड़ी लग जाती है। कोई पूछ रहा होता है मिस्टर लू फंग तुमने आतकिन को क्यों मारा, तो कोई कहता है कि तुम लू फंग हो, तो एक बंदा कहता है ये लू फंग कैसे हो सकता है। तभी साइड से कोई कहता है अगर ये मिस्टर लू फंग नहीं है तो इन्हें आतकिन को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। मतलब कि ये कह सकते हैं कि प्लाजा एक तरीके का मैस बन चुका था। तभी हमारा ध्यान जाता है एक सुनहरे कलर के वाला वाली रिपोर्टर पे, जिसे ऑफ कोर्स हम ब्लॉन्ड भी बोलते हैं। वो कहती है मिस्टर लू फंग बताइए आपने मिस्टर आतकिन को क्यों मारा। इस समय लू फंग अपनी कोल्ड नजरों से सबको देख रहा था। लू फंग के इस फॉर्मलेस ऑरे से सब काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे। लू फंग कहता है मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो एक स्कम था और उसका मरना बहुत ज्यादा जरूरी था। और बस इतना कहने के साथ वो एक स्विच आवाज के साथ वहां से गायब हो जाता है। ये देख के वहाँ के सारे रिपोर्टर्स एकदम डम्फाउंडेड रह गए थे, जिसके कुछ टाइम बाद उन्हें होश आता है और अब चारों तरफ खबरें फैलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अभी तक इस दुनिया में लू
लूफंग के बहुत सारे फैंस बन चुके थे जो कि ये सब बकवास से बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे। एक बंदा कहता है मिस्टर लूफंग ने आतकिन को मार दिया और ऊपर से ये भी बोला कि वो एक धरती के ऊपर बोझ था। अब भले ही यहाँ पे मिस्टर लूफंग के एक्शंस काफी ज्यादा वॉयलेंट रहे हों, लेकिन मैं ब्लैक जैक उनका एकदम अनडाइंग लॉयल सपोर्टर हूँ। मुझे पता है उस आतकिन ने कुछ डिस्पिकेबल काम किया होगा। और अब तो लूफंग के सेक्शन में कई डिबेट्स भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमारे लूफंग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय हम लूफंग के स्पेस शटल को ओशन के ऊपर से जाते हुए देखते हैं और जब हमारा ध्यान जाता है लूफंग के ऊपर तो हम देख सकते हैं उसके फेस पे एक स्माइल। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम अभी भी स्माइल करने के मूड में हो, क्योंकि बावाता को पता था कि लूफंग ने अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि इससे पहले वो कई लोगों के दिल में बस एक हीरो था। वो कहती कि इस समय इंटरनेट और टीवी पे तुम्हारी हर जगह चर्चे हैं और इससे पहले तुम लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन अब वो तुम्हारी इमेज बिल्कुल मिट चुकी है। लूफंग कहता है परफेक्ट? मैं कभी परफेक्ट नहीं था, मैं कभी परफेक्शन के पीछे गया ही नहीं हूँ। जो भी मेरे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा उसे तो मरना ही होगा। लूफंग की ये बात सुन के बावाता के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है लगता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस को गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले तुम्हारा किलिंग इंटेंट और ब्रूटलनेस इतना ज्यादा नहीं था। खैर जो भी हो, मुझे ये पसंद है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है मिंगन्यू डिस्ट्रिक्ट के यानजू सिटी पे। इस समय सारे के सारे सिटीजन्स एक जगह पे इकट्ठे होकर लूफंग का वेट कर रहे थे। अब भले ही और देशों में लोग लूफंग पे डाउट भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे लूफंग सबके दिलों में एक गॉड बन चुका है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक बिलीफ है। तभी हमारा ध्यान जाता है एक यूथ पे जो कि दूरबीन लगा के दूर दूर तक देख रहा होता है और हम देखते हैं इस समय उसे चिल्लाते हुए, और इसका बस एक ही मतलब था कि हमारा लूफंग आ गया है। और जब इस लड़के की सबको आवाज सुनता है तो सबकी नजरें बस उस डायरेक्शन में टिक गई थी। कई लोग तो अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ चढ़ के देख रहे थे। और नेक्स्ट ही मोमेंट में हम एक फिगर को बहुत ही तेजी से आते हुए देखते हैं जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर यानजो सिटी में अपीयर हो चुका था। इस समय लूफंग के फेस की स्माइल देख के लोगों के बीच में एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है लूफंग का घर, जहाँ पे उसकी पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। और जब लूफंग अपने कदम वापस इस घर में रखता है तो हम इस समय सबकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है शूशिन पे जो कि दो प्यारे से छोटे छोटे बच्चों को लेके आ गई थी। शूशिन बच्चों से कहती कि अपने डैड को बुलाओ। ये सुन के वो दोनों पापा पापा बोलने लगते हैं। इस समय लूफंग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो लगभग रो ही रहा था। अब लूफंग के वापस आ जाने से इस दुनिया की वॉयलेंट सिचुएशन काफी ज्यादा काम डाउन हो जाती है। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी दुनिया एकदम यूनाइटेड हो चुकी है और ये सब लूफंग का इन्फ्लुएंस था। लूफंग वापस आने के बाद सबसे पहले उन 5 दोस्तों के पास जाता है जिन्होंने लूफंग के लिए अपनी जान दे दी थी, और वो थे मो एंडरसन, ईस्टबॉर्न, त्रिपाठी सिंह, जियाई और सोलोकोव। जिसके बाद लूफंग विजिट करता है एक्सट्रीम मार्शल हॉल, जहाँ पे होंग और थंडर गॉड दोनों के दोनों कोमा में थे और अब शूशिन और लूफंग की वेडिंग का समय आ गया था। अच्छी बात ये थी कि लूफंग की वजह से इस दुनिया में अभी तक पीस बनी हुई थी। ये विंटर का 2061 का समय था। तभी हमारा ध्यान जाता है लूफंग को जो अपने बच्चों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। वो कहता है पिंग पिंग जल्दी से अपना मुंह खोलो, एक चम्मच और। ये देख के दूसरा बेटा अपना मुंह फुला लेता है। लूफंग उसके पास भी बोल ले जाता है। वो कहता है लिटिल हाई तुम भी अपना मुंह खोलो। और इसी सोफे पे हम साइड में शूशिन को भी देख सकते हैं जो कि अभी स्वेटर बन रही थी। तभी लूफंग की कॉन्शियसनेस में बावाता की आवाज आती है। वो कहती है लूफंग लूफंग। लूफंग कहता है क्या हुआ? वो कहती है बस कुछ फंक्शंस को छोड़ दिया जाए तो ब्लैक ड्रैगन शिप एकदम रेडी है। अब हालांकि इससे हम पूरे यूनिवर्स में तो नहीं घूम सकते, पर ये 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। अब हालांकि मैं अपनी स्टोरेज के अंदर इसके और ज्यादा फंक्शंस को इम्प्रूव कर रही हूँ, लेकिन अभी ये यूज के लिए बिल्कुल रेडी है। बावाता कहती कि हमारा ये से भले ही अभी लाइट की स्पीड को अचीव ना कर सके, लेकिन फिर भी 1 घंटे के टाइम में ये मार्स तक पहुंच सकता है। मतलब कि सवेरे तुम ब्रेकफास्ट करो, दिन में मार्स पे घूमने के लिए जाओ और शाम को फिर से वापस आके यहाँ पे डिनर कर सकते हो। बावाता की ये एक्सप्लेनेशन सुन के लूफंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और इस बारे में वो अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देता है। ये टाइम था 3 दिसंबर 2061 का। इस समय शूशिन तो अपने ऑफिस चली गई थी। लूफंग अपने माता पिता से कहता है कि मैं आफ्टरनून तक नहीं लौट पाऊंगा। खैर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं डिनर के लिए वापस आ जाऊंगा। वो अपने दोनों बच्चों से कहता है कि पिंग पिंग और लिटिल हाई तुम दोनों ग्रैंड पेरेंट्स की बात मानना। और ये कहने के बाद वो उन सबके सामने से डिसअपीयर हो जाता है। इस समय हम देख सकते हैं लूफंग को बादलों के बीच में। और अभी की लूफंग की स्पीड की बात करिए तो 1 सेकंड में ये 8 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता था। वो कहता है बावाता ब्लैक ड्रैगन शिप को बाहर निकालो, लेकिन हाँ उससे पहले उसकी क्लॉकिंग चेक करो, क्योंकि देख लेना कहीं सैटेलाइट हमें डिस्टर्ब न करें। ये सुन के बावाता बड़ी स्टाइल में कहती है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, ये ब्लैक ड्रैगन एम्पायर का नंबर 1 शिप है और अगर इसे अर्थ की टेक्नोलॉजी से भी डिटेक्ट किया जा सके तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जोक हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं एक बड़ी सी चीज को अपीयर होते हुए जो कि एक राउंड डिस्क के फॉर्म में थी और इसका डायमीटर करीब 100 मीटर के राउंड होगा, जिसपे एक ब्लैक ड्रैगन का इम्प्रिंट बना हुआ था। इसे देख के लूफंग तो एक लंबी सी सांस लेता है, क्योंकि भले ही 100 मीटर के डायमीटर के साथ ही कुछ ज्यादा बड़ा लग न रहा हो, लेकिन इसे जब पास से देखते हैं ये बहुत ज्यादा भयानक था, क्योंकि इसका साइज एक सॉकर फील्ड से भी काफी ज्यादा बड़ा था। तभी हम देखते हैं उस शिप के कैबिन डोर को ओपन होते हुए, जिसमें लूफंग अंदर फ्लोट करते हुए चला जाता है और अब वो आ चुका था इसके कंट्रोल रूम में। तभी लूफंग के सामने से एक आवाज आती है और ये आवाज थी बावाता की। वो कहती है लूफंग तुम्हारी सर्विस में डीमन बावाता हाजिर है। और इस समय बावाता सामने की स्क्रीन पे अपीयर हो चुकी थी। फिर क्या लूफंग बोलता है जर्नी को शुरू किया जाए। तभी हम हल्के से हमिंग साउंड को सुन सकते हैं और इस समय लूफंग उस ब्लैक ड्रैगन शिप को हल्के से वाइब्रेट होते हुए फील कर सकता है। बावाता कहती है क्या मैं सीनिक सिमुलेटर को ऑन कर दूं, क्योंकि ये 10% से 100% तक सिमुलेट कर सकता है। ये सुन के लूफंग कहता है ये क्या बवाल चीज बोल दी। इसका जवाब देती हुई बावाता
बवाता कहती है कि इस शिप की पूरी बॉडी काफी ज्यादा थिक मेटल से बनी हुई है, इस वजह से बाहर देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इसी रीजन की वजह से हमें सीनिक सिमुलेटर की जरूरत पड़ती है। इसे तुम 3D प्रोजेक्टर्स जैसा मान सकते हो, पर इससे काफी ज्यादा डिटेल्ड चीज है। ये सुन के लूफंग डायरेक्टली बोल देता है कि 100% एक्टिवेट किया जाए। लूफंग ये कहते हैं उस रूम की सारी चेयर्स गायब हो जाती हैं और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम हेजी हो गया था, मतलब कि एक ओजोन लेयर जैसी परत फैल गई थी। तभी पीछे से आवाज आती है कि हमारा शिप अभी ओजोन लेयर में फ्लाई कर रहा है और जब तक वो ये बोल पाती है तब तक ये शिप ऑलरेडी ओजोन लेयर को छोड़ चुका था। जब लूफंग पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा नीले कलर का प्लेनेट अपीयर होता है और यहाँ से अर्थ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। लूफंग अपनी पूरी नजर को घुमा के देखता है और उसे दिखाई देते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स और एंड में लूफंग की नजर जाके टिकती है सीधा सन पे। तभी पीछे से बवाता की आवाज आती है, वो कहती है हमारा शिप ऑलरेडी 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा चुका है और अब हम स्पीड पे स्टेबलाइज करने वाले हैं। और इस समय लूफंग को ये सब एक ड्रीम की तरह लग रहा था। तभी लूफंग एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए कहते हैं बवाता वो क्या चीज है। बवाता कहती है कि तुम धरतीवासी कॉमेट बोलते हो। ये सुन के लूफंग कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इस चीज में हमारी बवाता को खास कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। वो कहती है ये सब तुम्हें अभी ब्यूटीफुल लग रहा होगा, लेकिन कुछ ही टाइम के साथ ये सब तुम्हारे लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तभी लूफंग की आवाज आती है कि स्टिमुलेशन को 10% पे करो। तभी एक स्विच साउंड के साथ पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और अब सामने की पूरी सीनरी काफी ज्यादा ट्रांसलूसेंट हो चुकी थी और इस रूम में दोबारा से चेयर वगैरह अपीयर हो गई थी। अब इतनी बवाल टेक्नोलॉजी को देख लूफंग एकदम चौंक गया था। वो कहते हैं 100% सिमुलेशन में तो रियल और फेक का कोई पता लगाना बहुत मुश्किल है। लूफंग की आवाज सुन के बवाता काफी ज्यादा प्राउड फील करती है। वो कहती है ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ बी ग्रेड से ऊपर वाले शिप्स में अवेलेबल होता है, लेकिन लूफंग को शिप्स की ग्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। लूफंग पूछता है ये शिप्स को ग्रेड करने का क्या चक्कर है। इसका आंसर देती हुई बवाता कहती है कि ए ग्रेड का शिप एक स्टार ट्रैवलर से डील कर सकता है। वहीं पे हम बात करें बी ग्रेड के शिप की तो वो एक स्टार लेवल के बंदे से फाइट कर सकता है और सी ग्रेड का शिप यूनिवर्स लेवल से फाइट कर सकता है। वहीं पे ई ग्रेड सेक्टर लॉर्ड से और उसके बाद आता है एफ ग्रेड जो कि अनडाइंग विंग से फाइट कर सकता है। बवाता पूछती है तुम्हें वो लेजर कैनन याद है, वो एक B6 लेवल की कैनन थी और सेम वैसा ही मदरशिप हमने नंबर 12 पे आर्कियोलॉजिकल रूइन से डिस्कवर किया था। बवाता बताती है कि इस शिप का नाम है ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81 शिप और ये एक C5 ग्रेड का शिप है। अब इसके C5 होने की वजह से एक यूनिवर्स लेवल के बंदे को बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ेगा अगर वो इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इसी तरीके से क्रिस्टल्स की भी ग्रेडिंग हो रखी है जो कि ABCDEFG टाइप में होते हैं और जितनी ज्यादा इनकी ग्रेड हाई होगी ये उतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे। ये सब सुन के लूफंग काफी चीजें समझ चुका था। वो बवाता से आगे पूछता है कि बवाता क्या तुमने वो मटेरियल्स प्रिपेयर कर लिए जिसकी लिस्ट मैंने तुम्हें दी थी। ये सुन के बवाता हाँ बोल देती है। वो कहती तुम उन्हीं मेटल्स की बात कर रहे हो जिसे गोल्डन हॉर्न बहीमत को जरूरत होती है। बवाता कहती कि मैंने इन्हें भी सॉर्ट आउट कर लिया है और सिमिलरली इन्हें भी 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ए लेवल का मेटल एक स्टार ट्रैवलर गोल्डन हॉर्न बहीमत के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है और अगर बी ग्रेड की बात करें तो वो स्टार लेवल के लिए अच्छा है। वहीं पे ई ग्रेड के मेटल की बात करें तो वो सेक्टर लॉर्ड लेवल के गोल्डन हॉर्न बहीमत के लिए काम में आता है। चलो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में। इसकी पावर पूरी तरीके से अपने इंटरनल वर्ल्ड पे डिपेंड करती है और अपने इंटरनल वर्ल्ड को ग्रो करने के लिए इसे काफी सारे मेटल्स को सॉलो करना पड़ता है और जितने हाई लेवल के मेटल को ये सॉलो करेगा ये उतनी ज्यादा तेजी से इवॉल्व होता जाएगा। अभी जैसा कि मैं बताया कि पिछली कुछ फाइट्स में इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने कई अलॉयज और शिप्स को सॉलो किया था, पर फिर भी ये इसका सबसे ज्यादा स्लो मेथड कहा जा सकता है क्योंकि अगर ये ऐसा करता रहता है तो इसे स्टार लेवल से यूनिवर्स लेवल में पहुंचने तक 100 साल लग जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं प्योर मेटल ओर्स। अभी लुओफंग स्टार लेवल 3 गोल्डन हॉर्न बीस्ट है और अगर लुओफंग को 100% प्योर बी ग्रेड के मटेरियल मिल जाते हैं तो वो और भी जल्दी यूनिवर्स लेवल तक पहुंच सकता है, जिसके बाद उसे सॉलो करने पड़ेंगे सी ग्रेड के मेटल्स और इससे लुओफंग की एवोल्यूशन की स्पीड सीधा डबल हो जाएगी। लेकिन एक स्टार लेवल के गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छे लेवल के मेटल की बात करी जाए तो वो होगा 325 बी ग्रेड का मेटल जो कि 100% प्योर होना चाहिए और इसे एक ही बार में निकलने से लुओफंग की स्पीड 89 टाइम्स बढ़ जाएगी। और वह इतनी खतरनाक चीजें पढ़ के तो मेरा दिमाग एकदम चकरा रहा है। अगर इसके लायक 3000 तक नहीं पहुंचते तो इसकी नोवेल बिल्कुल बंद। अब ये तो बात रही यहाँ पे मेटल को सॉलो करने की, लेकिन लुओफंग ने इस बीस्ट की इनहेरिटेंस से 2 टेक्निक को भी पिकअप किया था, जिसमें से एक का नाम था एब्सोल्यूट स्पेस तो दूसरी का नाम था डीटी ऑफ द वर्ल्ड। और एब्सोल्यूट स्पेस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी, पर डीटी ऑफ द वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट तो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है क्योंकि इसका यूज करके लुओफंग अपने साइज को कंट्रोल कर सकता था। इस वजह से लुओफंग को कई ग्रुप्स के मेटल को सॉलो करना था और ये सारे के सारे मेटल ग्रुप्स काफी ज्यादा स्पेसिफिक थे जिससे वो सीधे इस गोल्डन हॉर्न ड्रैगन की ब्लड लाइन में एब्सॉर्ब हो जाए। तभी लुओफंग अपने साइज को मनचाहे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसकी नॉर्मल सॉलोइंग में और इसे निगलने में काफी ज्यादा फर्क था क्योंकि ये मेटल सीधे के सीधे उसके स्टमक में जाते थे, ना कि उसके इंटरनल वर्ल्ड में। तभी पीछे से बवाता की आवाज आती है। वो कहती है लुओफंग हम लगभग मार्स पे पहुंच चुके हैं, इस वजह से हमारे शिप की स्पीड अब कम होने जा रही है। ये सुन के लुओफंग आगे देखता है। अब क्योंकि इस समय सिमुलेशन 10% पे था तो सामने लुओफंग को एक ट्रांसपेरेंट सा स्टार दिखाई दे रहा था जिसका कलर मोस्टली लाल था। अब क्योंकि मार्स की ओजोन लेयर अर्थ से काफी ज्यादा पतली है तो उनका शिप फटाक से ओजोन लेयर को क्रॉस कर लेता है। लुओफंग
लूफंग कहता है कि बवाता इसके कैबिन डोर को खोलो। इस समय लूफंग की बॉडी को वो वाइन आर्मर धीरे धीरे करके कवर कर रहा था और जैसे ही ब्लैक ड्रैगन शिप और नीचे जाता है हम उसके कैबिन डोर को ओपन होते हुए देखते हैं जिसमें से एक फिगर बाहर निकलता है और इस समय इसने एक रेड कलर के आर्मर को पहन रखा था। अब मार्स की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी में काफी ज्यादा फर्क होता है। लूफंग कहता है कि यहाँ की ग्रेविटी काफी ज्यादा लो है, जिसके तुरंत ही बाद लूफंग अपनी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करता है जिससे उसे यहाँ के एटमोस्फेयर में कोई समस्या ना हो। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो चौंक जाता है क्योंकि दूर से तो सब कुछ काफी ज्यादा ब्लरी लग रहा था, लेकिन जब वो अपने परसेप्शन का यूज करता है तो उसे सबसे पहले दिखाई देता है एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर, फिर 2, फिर 3 और ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। अब टोटल यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स हैं और ये पूरा का पूरा चक्कर क्या है ये हमें मालूम पड़ेगा आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में। अब सोलोड स्टार की पर्सनली पहली बार मैंने ये नोवेल ट्राई करी है क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऊपर से यहाँ पे कल्टीवेशन के साथ टेक्नोलॉजी को भी घुसेट दिया गया है। अब तुम्हारे क्या विचार है कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि इसे एक्सप्लेन करते करते मेरे दिमाग की तो पावभाजी बन चुकी है। हम इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का, वो कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। या राइट साइड में क्लिक करके हमारा लेटेस्ट BDTH का नोवेल एपिसोड देख सकते हो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।